जय हिंद साथियों, मैं चंदा। आज हम क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 जो है आरंभिक नगर, तो इस चैप्टर का आज हम पार्ट 2 को जानेंगे। पिछले दिन हम पार्ट 1 को जाने थे जो था हड़प्पा की कहानी और नगरों की विशेषता के बारे में जाने थे। तो थोड़ा हम हड़प्पा की कहानी की ओर चलते हैं और उसके नगरों की विशेषता को जान लेते हैं। उसके बाद आज हम अगले टॉपिक की ओर चलेंगे। तो हड़प्पा की कहानी में हम हड़प्पा के नगर के खोज के बारे में जाने थे, इसके समय काल के जाने थे। उसके बाद हड़प्पा नगर के खोजकर्ता के बारे में जाने थे, इसके समय काल को जाने थे। उसके बाद हड़प्पा नगर को 2 भागों में विभाजित किया गया था, इसके बारे में जाने थे। उसके बाद हड़प्पा नगर की विशेषता को जाने थे। तो चलिए आज हम हड़प्पा के नगर के भवन, नाले और सड़कें निर्माण के बारे में जानेंगे। तो हड़प्पा नगर में पुरातत्वविदों को कुछ अनुमान मिला है कि उस समय नगरों में 1 मंजिले और 2 मंजिले घर होते थे, जिसमें एक नहाने के लिए स्नान घर होता था। तो कहीं कहीं देखने को पुरातत्वविदों को मिला है कि कुछ घरों में कुआं भी मिला है। और उसके बाद कुछ नगरों में पुरातत्वविदों को देखने को मिला है कि नाली की अच्छी व्यवस्था की गई है, नालियों को अच्छी तरह से ढका गया है और नालियों में अच्छी तरह से ढलान दी गई है ताकि पानी का बहाव अच्छी तरह से हो इसलिए। और पूरी तरह नालियों को ढके होने के कारण उसमें कहीं कहीं मेन होल देखने को मिला है और नालियों को सड़क के नालियों से जोड़ दिया जाता था ताकि सरकार द्वारा उसका समय समय पर देखरेख साफ सफाई किया जाए। तो उसके बाद सड़क के बारे में वहाँ के जो शासक रहते थे वो लोग योजनाबद्ध तरीके से भवन, नाले, सड़कें और का निर्माण हड़प्पा सभ्यता के नगरों में किया करते थे। उसके बाद चलिए आगे हम देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन की ओर चलते हैं और इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए देखते हैं। अतीत के बारे में हम कुछ अनुमान ही लगा सकते हैं, साक्ष्य से ही कुछ जान सकते हैं। वैसे पता नहीं कि पिछले क्या हुआ था, ये सब हम साक्ष्य के माध्यम से जानते थे। तो चलिए उसके बारे में पुरातत्वविदों को अनुमान लगा कि उस समय शासक हुआ करते थे जो लोगों को दूर दूर भेजकर वहां से बहुमूल्य चीजें मंगाकर सामान को इकट्ठा करते थे और योजनाबद्ध तरीके से उसका उपयोग करते थे। कहीं से आभूषण का लाते थे, तो कहीं कहीं से विख्यात चीज को लोग लाते थे। उसके बाद चलिए अब देखते हैं लिपिक। हड़प्पा नगर में हम पुरातत्वविदों को लिपिक देखने को मिला है जो मोहरों पर लिखने का काम किया करते थे, लेकिन इसका साक्ष्य अभी तक पता नहीं चला है। लेकिन पुरातत्वविदों को कुछ स्रोत के माध्यम से पता चला है कि हड़प्पा नगर में लिपिक भी हुआ करते थे। उसके बाद हड़प्पा नगर में शिल्पकार को भी साक्ष्य मिला है। तो चलिए देखते हैं शिल्पकार क्या होता है। तो हड़प्पा नगर में स्त्री और पुरुष शिल्पकार होते थे जो कुछ सामानें बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते थे। यानी उस समय भी देखने को मिलता था स्त्री और पुरुष दोनों एक समान होकर काम किया करते थे। तो यही था नगरीय जीवन। उसके बाद चलिए हम आगे देखते हैं नगर एवं नए शिल्प की ओर। तो नगर एवं नए शिल्प क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो पुरातत्वविदों को नगर एवं नए शिल्प से कुछ साक्ष्य मिला है जिससे वो अनुमान लगाते थे कि पुरातत्वविद को कुछ ऐसी चीजें उस नगर से शिल्प से मिला है जो आरंभिक लोग इसका प्रयोग किया करते थे। तो चलिए देखते हैं। तो इन नगरों से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ है कि आरंभिक लोग पत्थर, शंख, तांबे, कांसे और सोने चांदी जैसे वस्तुओं का प्रयोग किया करते रहे होंगे। तो इस सभी चीजों का प्रयोग वो कभी कभी आभूषण बनाने के लिए, तो कभी बर्तने बनाने के लिए, तो कभी और भी प्रकार की चीजों बनाने के लिए इसका उपयोग किया करते थे। तो इस नगर से भी आकर्षक वस्तुएं
में भी देखने को मिले हैं, जैसे मन के, बाट और फल के। तो इन सभी चीजें के बारे में जान लिए। उसके बाद जानते हैं सोना, चांदी, टीन और बहुमूल्य पत्थरों का आयात वो कहाँ से किया करते थे आरंभिक काल में। तो चलिए देखते हैं। तांबा का उपयोग वो राजस्थान से किया करते थे, जो आज का वर्तमान राजस्थान है। तो हड़प्पा सभ्यता में भी तांबा का आयात वो राजस्थान से ही किया करते थे। उसके बाद टीन, तो टीन का भी आयात वो ईरान और अफगानिस्तान से किया करते थे। उसके बाद सोना, तो सोना का आयात वो आधुनिक कर्नाटक, यानी जो वर्तमान में कर्नाटक है, तो उस समय भी हड़प्पा काल में भी सोना का आयात वो कर्नाटक से ही किया करते थे। उसके बाद चलिए देखते हैं बहुमूल्य पत्थर, तो इसका आयात वो आधुनिक गुजरात से किया करते थे। तो ये सब साक्ष्य के आधार पर ही अनुमान लगाया गया है। तो हम लोग जानते हैं अतीत के बारे में तो हम अनुमान ही लगा सकते हैं। तो इसी प्रकार पुरातत्वविद अनुमान लगाए हैं, जो इन सभी चीजों का आयात वो इन सभी जगह से किया करते थे। उसके बाद चलिए देखते हैं आगे। एक और था जो फायंस, तो फायंस कृत्रिम रूप से पाया जाता था और शंख और पत्थर प्राकृतिक रूप से पाया जाता था। तो चलिए देखते हैं फायंस का कृत्रिम रूप से कैसे बनाया जाता था, इसके बारे में जानते हैं। तो बालू और स्फटिक और गोंद से मिलकर फायंस बनाया जाता था। तो और फायंस से भी वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। तो चलिए देखते हैं फायंस से किन वस्तुओं का निर्माण होता था। तो उससे मनके बनाए जाते थे, चूड़ियाँ बनाए जाता था और छोटे छोटे बर्तन भी बनाए जाते थे। तो उसके बाद आप देखेंगे नगर में रहने वाले लोगों के लिए भोजन कैसे आरंभिक लोग, गांव के लोग उनको दिया करते थे, इसके बारे में जानेंगे। तो जो नगर में रहने वाले लोग दस्तकार और भी अन्य काम करने वाले जो लोग थे, उनको भोजन गांव के लोग खेती करके, पशु पालक करके उनको दिया करते थे भोजन, यानी नगर के लोग को भोजन गांव के लोग दिया करते थे। तो आरंभिक काल में यानी हड़प्पा काल में के लोग किन किन फसलों को उपजाते थे, इसके बारे में जानेंगे। तो हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, मटर और दालें और धान और भी चीजों का उपजाते थे और नगर के लोगों को आयात के माध्यम से उनको भेजते थे, ताकि उनका भी जीवन चले और उनसे जो मनी मिले उससे गांव के लोगों को भी जीवन यापन हो। इसलिए नगरीय लोग शहर के लोग को ये सभी चीजें दिया करते थे। उसके बाद अब जानेंगे हड़प्पा कालीन में ही कपास के खेती को देखने को मिला है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो कपास की खेती का स्रोत लगभग 2700 साल पहले मेहरगढ़ में मिला है, यानी जो कपास की खेती का साक्ष्य पुरातत्वविदों को 2700 साल पहले मेहरगढ़ के एक स्थान से मिला है। तो कपास से हड़प्पा कालीन के लोग कपड़े तैयार करते थे। और उसके बाद अब देखते हैं आगे हड़प्पा के दो नगरे के बारे में। तो एक नगर था धौलावीरा और एक नगर था लोथल। तो चलिए हम दोनों को बारी बारी से जानते हैं। पहले हम धौलावीरा के बारे में जानेंगे। तो धौलावीरा कच्छ के खादिर बेट के किनारे स्थित है, यानी हड़प्पा कालीन में जो एक कच्छ जगह था उसके खादिर बेट के किनारे ये धौलावीरा नगर स्थित था। तो धौलावीरा नगर की जमीन बहुत उपजाऊ थी, यहाँ फसल ज्यादा मात्रा में उपजते थे और इन नगरों में पानी भी साफ देखने को मिला है, यानी पुरातत्वविदों को अनुमान लगा है कि धौलावीरा नगर से ही पानी बहुत साफ देखने को मिला है। उसके बाद धौलावीरा नगर को 3 भागों में विभाजित किया गया है साक्ष्य के आधार पर। उसके बाद अब चलिए हम लोथल के बारे में जानेंगे। तो लोथल हड़प्पा नगर की एक नगर है। तो ये लोथल से हड़प्पा के लोग को
कच्चे माल और कीमती पत्थर बड़ी आसानी से मिलती थी। यानी लोथल नगर से ही हड़प्पा के लोग को कच्चा माल और कीमती पत्थर देखने को मिलता था। लोथल में एक बंदरगाह था जिसका उपयोग वो सामान को दूसरे जगह ले जाने के लिए वो बंदरगाह का प्रयोग करते थे। यानी दूसरे जगह से कोई भी सामान लाया जाता था तो वो बंदरगाह पर रख दिया जाता था, और ये इधर से कुछ सामान देना होता था तो ये बंदरगाह के माध्यम से, जहाज के माध्यम से दूसरे जगह भेजा करते थे। उसके बाद इन्हीं लोथल नगर में ही एक बड़ा भंडार गृह भी देखने को मिला है, जिसमें हड़प्पा कालीन लोग अनाज को स्टोर किया करते थे और भी जरूरतमंद सामानों का भी स्टोर वो भंडार गृह में ही किया करते थे। उसके बाद लोथल में ही मुद्रांकन या मुहरबंदी का भी प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप लोग को बताए हैं, सामान को एक जगह से दूसरे जगह भेजना और लाने का काम लोथल से ही देखने को मिला है। तो उसमें मोहरबंदी यानी सामानों पर सील करने के लिए वो मट्टी से कुछ मोहर मार दिया जाता था, ताकि अगले जगह जाए तो पता चले इन सामान के साथ छेड़छाड़ कुछ नहीं किया गया है। तो अगर मोहरबंदी टूटा देखने को मिला तो लोग अनुमान लगाते थे कि सामान के साथ कुछ छेड़छाड़ किया गया है। तो इन दो नगरों की विशेषता यही थी। उसके बाद हम हड़प्पा नगर के अंत के बारे में जानेंगे, इसका अंत कैसे हुआ इसके बारे में जानेंगे। तो कोई भी देखते हैं, कोई भी प्रगति होती है समाज में तो उसका भी एक अंत भी होता है, तो और धीरे धीरे अंत होता है, अचानक से पूरा विश्व नहीं होता है अंत। तो जैसे कोई भी आपदा आता है तो धीरे धीरे जगह को प्रभावित करता है, कोई राज्य को प्रभावित करता है। और कुछ साल पहले ही देखने को मिला है कोरोना, तो वो पूरा विश्व को प्रभावित किया है, जिससे हम लोग पूरे विश्व के लोग बहुत कठिनाइयों को झेलकर और कुछ लोगों को खो भी किए हैं। मतलब जो हमारे आसपास के जो लोग हैं जिनसे हम लगाव बहुत ज़्यादा था, उनको खोने को भी देखने को मिला था। तो उसी प्रकार हड़प्पा नगर का भी अंत हुआ है, जो अंत हमको 3900 साल पहले देखने को मिला है। तो पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया कि जो हड़प्पा नगर की नदियाँ सूख गई होगी और वन और विनाश हो गया होगा। यानी पिछले अध्याय में हम देखे थे आरंभिक मानव एक जगह से दूसरे जगह भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते थे, तो इन नगरों की जल सूख गई थी, जंगल का विनाश हो गया था। इसलिए आरंभिक नगर हड़प्पा नगर को छोड़कर अब दूसरे नगर विराजमान होने लगे थे। तो इस चैप्टर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगले दिन मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।